नमस्कार दोस्तों। एक जाने माने फिल्म अभिनेता हैं मनोज जोशी। छोटे पर्दे के तो वेल नोन फेस हैं ही, बहुत सारी फिल्मों में भी उन्होंने अहम भूमिकाएं निभाई हैं। मोदी समर्थक हैं और जाहिर है कांग्रेस को नापसंद करते हैं और खुलेआम करते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में जो कैंपेन चला था भारतीय जनता पार्टी का, मोदी का, उसमें भी उनके कई वीडियो सामने आए थे और ज़बरदस्त आए थे। उनका एक ट्वीट मैं सुबह देख रहा था। उन्होंने लिखा कि जीडीपी कोई कांग्रेस थोड़ा ही है जो गिर करके उठेगी ही नहीं। ये बड़ा ज़बरदस्त व्यंग था, ख़ास तौर से कांग्रेस के उन नेताओं पर और विरोधी दलों के नेताओं पर भी और मीडिया के एक हिस्से पर भी जो जीडीपी में 24% के करीब गिरावट पर हाय तौबा मचा रहे हैं और तरह तरह के मीम बना करके, तरह तरह के मैसेज बना करके फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर हमलावर हो गए हैं। ये चलता रहेगा, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और उन 23 नेताओं में से एक जिन्होंने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी है और ये कहा है कि कांग्रेस में नीचे से लेकर ऊपर तक आमूल चूल परिवर्तन किया जाए, प्रदेश अध्यक्षों को छूट दी जाए फैसले लेने में, ब्लॉक स्तर से लेकर के जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव बाकायदा लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हो, जिन्हें कम से कम 51% कांग्रेस जनों का समर्थन हासिल हो। उस चिट्ठी पर क्या हुआ आप सब जानते हैं, लेकिन आनंद शर्मा का एक इंटरव्यू प्रकाशित हुआ है और उन्होंने कुछ बुनियादी सवाल खड़े किए हैं। इन 23 नेताओं के हाव भाव से, स्टैंड से, प्रतिबद्धता से, अड़िग रहने से ये साफ हो गया है कि चाहे राहुल गांधी धमकाएं, चाहे सोनिया गांधी आंखें तरेरें, या सीडब्ल्यूसी के भीतर और बाहर उनके समर्थक, उनकी जो चापलूस मंडली है, वो इनको गद्दार कहें, जयचंद कहें, पर ये जो इन्होंने ठाना है कि कांग्रेस में बदलाव करके रहेंगे, उससे 1 इंच पीछे हटने को तैयार दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपने गुलाम नबी आज़ाद के भी बयान देखे होंगे, जिन्होंने हाल में कहा है कि अगर सोनिया गांधी को अध्यक्ष बने रहना है, अगर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने का सपना देखना है, तो जो स्थितियां परिस्थितियां हैं उनमें वो कहीं नहीं जाएंगे। अगर ऐसे ही कांग्रेस का ढर्रा चलता रहा तो इन्हें 50 साल तक विपक्ष में बैठने की तैयारी कर लेनी चाहिए। तो आनंद शर्मा ने मोटा मोटी क्या कहा है इंटरव्यू में, उनसे कई सवाल पूछे गए थे। उनका कहना था कि हाल ही में हमने कांग्रेस में जो बिखराव देखा है, जो अनिश्चितता का माहौल है, उसे लेकर के कांग्रेस में एक बड़ा तबका चिंतित है। उनका कहना था कि कांग्रेस 135 साल पुराना संगठन है और आज़ादी से पहले जब राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, हर साल अध्यक्ष का चुनाव होता था, यानी नया अध्यक्ष चुना जाता था और वो अध्यक्ष कभी दक्षिण का होता था, कभी उत्तर का होता था, कभी पूरब का होता था, कभी पश्चिम का होता था, कभी किसी प्रदेश का होता था, कभी किसी वर्ग का होता था। और इस वजह से कांग्रेस में एक तेवर था, कांग्रेस में सबका प्रतिनिधित्व था, कांग्रेस में सबके लिए संभावनाएं बनी हुई थी। उनका कहना था कि आज कांग्रेस जितनी कमज़ोर है, 135 साल में कभी नहीं रही और इसकी वजह संगठन की
अनदेखी है। उन्होंने कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए इस इंटरव्यू में। उनका कहना था कि 2014 और 2019 में कुल मिलाकर के 18.5 करोड़ नए मतदाता सूची में जुड़े हैं, यानी 18 साल से अधिक उम्र के नौजवान 18.5 करोड़ जुड़े हैं। 2014 में 10.5 करोड़, 2019 में करीब 8 करोड़। आनंद शर्मा का ये कहना था कि 2019 में कांग्रेस को 11 करोड़ 92 लाख वोट मिले, भारतीय जनता पार्टी को 7 करोड़ 84 लाख वोट इंक्रीज हुए। 2014 में कांग्रेस को 10 करोड़ 69 लाख वोट मिले थे। यहाँ वो ये याद दिलाना नहीं भूलते हैं कि अगर 2014 में कांग्रेस को 10 करोड़ 69 लाख वोट मिले थे तो उस साल 10.5 करोड़ नए मतदाता भी बने थे। उनका कहना ये है कि 1 करोड़ 23 लाख वोट कांग्रेस के कम हुए। भाजपा को 17.60 करोड़ वोट मिले थे, यानी उसके 7.84 करोड़ बढ़ गए। उनका कहना था कि हम 5 साल विपक्ष में रहे, अच्छे दिनों का मुद्दा था, नोटबंदी का मामला था, जीएसटी का भी मसला था, कारोबार रोज़गार प्रभावित हुए थे, एक वर्ग में हताशा थी, निराशा थी, लेकिन मूल मुद्दों के बजाय कुछ और मुद्दे तूल दिए गए। शायद उनका इशारा राफेल, चौकीदार चोर है वाले जो नारे थे उनकी तरफ था। उनका कहना था कि 2019 में 8 करोड़ नए मतदाता जुड़े। भारतीय जनता पार्टी के जो वोट थे 2014 के मुकाबले वो बढ़कर के 22 करोड़ 94 लाख हो गए, यानी करीब करीब 23 करोड़ मत भारतीय जनता पार्टी को 2019 के लोकसभा चुनाव में मिले और कांग्रेस को 11 करोड़ 94 लाख ही मिले, यानी करीब करीब दोनों पार्टियों के बीच में डबल का अंतर हो गया। इससे ख़राब हालत कांग्रेस की पूरे इतिहास में कभी नहीं रही। उनका कहना था कि इसके बावजूद अगर कांग्रेस नेतृत्व, जिनके हाथ में पार्टी की बागडोर है, वो इस हालत से इनकार ही कर दे तो पार्टी के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। उनका कहना था कि 2019 के लोकसभा चुनाव की हार के बाद जो CWC की बैठक हुई थी उसमें बहुत सारे मुद्दे उठे थे। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भी इस पक्ष में थे कि जिस तरीके से 2014 की हार के बाद एंटनी कमेटी बनी थी और जिसने अपनी रिपोर्ट भी पेश की थी, हार के कारण गिनाए थे, उसी तरीके से 2019 के नतीजों की मीमांसा करने के लिए, समीक्षा करने के लिए, हार के कारणों को जानने के लिए एक कमेटी का गठन होना चाहिए और उसकी रिपोर्ट CWC के सामने पेश की जानी चाहिए। आनंद शर्मा का कहना है कि 15 महीने हो गए हैं राहुल गांधी को इस्तीफ़ा दिए हुए, कोई आत्ममंथन नहीं किया गया, कोई विचार विमर्श नहीं किया गया, कोई विश्लेषण नहीं किया गया। उन्होंने ये भी कहा अपने इंटरव्यू में कि CWC में वो नहीं हो रहा है जो संविधान में लिखा हुआ है, यानी कांग्रेस के संविधान में लिखा हुआ है। आत्मविश्लेषण अगर कांग्रेस करेगी तो इससे वो मजबूत होगी, कमज़ोर नहीं होगी। उनका कहना था, इशारा था कि राहुल गांधी
सोनिया गांधी विश्लेषण से, समीक्षा से, मीमांसा से भागना चाहते हैं। वो उन कारणों की तह में जाने को ही तैयार नहीं हैं जिनके चलते कांग्रेस को 2014 की तरह 2019 में भी बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। उनसे पूछा गया कि CWC की मीटिंग में तो जो मुद्दे आपने उठाए थे, जो 23 नेताओं ने उठाए थे, उन पर चर्चा करने के बजाय उल्टे बहुत सारे लोग आप लोगों पर ही बरसे और ये कहा गया कि गलत समय पर चिट्ठी लिखी गई जब सोनिया गांधी बीमार थी। तो आनंद शर्मा का जवाब था कि जब हमें जयचंद कहा गया, गद्दार कहा गया, तो सबसे अधिक पीड़ा उनकी माँ को हुई। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कहते हैं कि चिट्ठी तब लिखी गई जब मेरी माँ अस्पताल में भर्ती थी, चिट्ठी लिखने का वो सही समय नहीं था। इसका जवाब देते हुए आनंद शर्मा ने कहा कि हम इंदिरा गांधी के साथ काम कर चुके हैं, संजय गांधी के साथ काम कर चुके हैं, राजीव गांधी के साथ काम कर चुके हैं, सोनिया गांधी के साथ और अब राहुल गांधी के साथ भी काम कर रहे थे। कई पीढ़ियों के साथ हम लोग काम कर चुके हैं। 30 जुलाई को CWC की मीटिंग के बाद, राज्यसभा के मेंबरों की मीटिंग के बाद सोनिया गांधी अस्वस्थ हुई थी, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन वो 1 अगस्त को घर लौट आई थी। हमने उनके घर लौटने का इंतज़ार किया था और 8 अगस्त को उनको पत्र भेजा गया था, यानी अस्पताल से लौट आने के 1 सप्ताह बाद। उन्होंने कहा कि राहुल को दोबारा अध्यक्ष बनने से रोकने के लिए चिट्ठी नहीं लिखी गई है, ये हमारा मकसद नहीं है। हमने तो उनको अध्यक्ष चुना था, उन्होंने खुद त्यागपत्र दिया और ये कहा था त्यागपत्र देते हुए कि किसी गैर गांधी को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया जाए। हम कांग्रेस के संगठन को मजबूत करना चाहते हैं। जो शिथिलता आ गई है, जो किम कर्तव्य विमूढ़ता आ गई है, पार्टी के भीतर जो अनिश्चितता है, जगह जगह जो बिखराव देखने को मिल रहा है, पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं में जो हताशा और निराशा का माहौल है, हम पार्टी को, संगठन को उससे उबारने के लिए प्रयासरत हैं। उनका कहना था कि सबसे पहली ज़रूरत इस समय ये है कि कांग्रेस को संगठित किया जाए। उनका ये भी कहना था कि एक बड़ा मंच कांग्रेस खुद इनिशिएट करे, जिसमें प्रगतिशील प्रजातांत्रिक जो दल हैं वो साथ में लिए जाएं। देश भर के भाजपा विरोधी बड़े नेताओं और अलग अलग राज्यों के गैर भाजपा मुख्यमंत्रियों को भी इस मंच में शामिल किया जाए। ऐसा करने से ही मोदी का विकल्प देश में दिखाई देना शुरू होगा। आज तो जो हालत है उसमें नरेंद्र मोदी का विकल्प दूर दूर तक कोई दिखाई ही नहीं दे रहा है। और उन्होंने इंटरव्यू के आखिर में ये भी कहा कि ना तो हम अध्यक्ष पद के दावेदार हैं, ना उम्मीदवार हैं, हम संगठन को मजबूत करना चाहते हैं। और गुलाम नबी आज़ाद का बयान भी आप याद करिए। उन्होंने कहा था कि अगर सोनिया गांधी को ही अध्यक्ष बने रहना है, अगर राहुल गांधी को दोबारा अध्यक्ष बनना है, अगर राहुल गांधी को इस देश का प्रधानमंत्री बनना है और सपना देखना है प्रधानमंत्री बनने का, तो इसके लिए भी संगठन को मजबूत करना पड़ेगा। संगठन की अनदेखी से, काम करने की इच्छा रखने वाले कार्यकर्ताओं और नेताओं को जयचंद बताने से, गद्दार बताने से पार्टी मजबूत नहीं होगी, इससे पार्टी कमज़ोर होगी। आनंद शर्मा हों, गुलाम नबी आज़ाद हों या दूसरे नेता हों, इनके तेवरों से एक बात तो बिल्कुल साफ़ है कि जो मुहिम इन्होंने शुरू की है
वो अब ये शिथिल नहीं पड़ने देना चाहते हैं। और जिस तरीके से इन लोगों पर अलग अलग स्टेट के 10 जनपद के चापलूस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने अटैक करने शुरू किए हैं, उससे इस बात के संकेत भी मिलने शुरू हो गए हैं कि ये लोग अब चाहते हैं, यानी 10 जनपद अब चाहता है कि किसी तरीके से ये आवेश में आकर के खुद पार्टी को छोड़ दें, ताकि 10 जनपद का वर्चस्व और कब्जा कांग्रेस पर बना रहे और कुछ वंशवादी चेहरे संगठन पर प्रदेशों में भी काबिज रहें और केंद्र में भी ये लोग काबिज रहें। देखना यही है जो मनोज जोशी ने कहा था कि जीडीपी कोई कांग्रेस नहीं है जो गिरने के बाद उठ ही ना सके। तो ये परिवार पार्टी से वर्चस्व छोड़ता है या नहीं? कांग्रेस जो कई साल पहले गिर चुकी है, जिसके हारने का क्रम लगातार जारी है, जिसके टूटने का, जिसके बिखरने का, जिसमें अनिश्चितता का क्रम लगातार बरकरार हुआ है, वो उस भंवर से बाहर निकलने के बारे में सोचेगी या नहीं? या जिस तरीके से अतीत में कई नेताओं को बाहर जाने का रास्ता दिखा दिया गया है, चाहे वो ममता बनर्जी हों, चाहे जगन मोहन रेड्डी हों, या शरद पवार हों, भजनलाल हों, बंसीलाल हों, कई दूसरे चेहरे हों, क्या गुलाम नबी आज़ाद, आनंद शर्मा, मुकुल वासनिक, मनीष तिवारी, कपिल सिब्बल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ऐसे बहुत सारे नाम, 5 पूर्व मुख्यमंत्री, 5-6 पूर्व केंद्रीय मंत्री, कई राज्यों के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, CWC के मेंबर और AICC के मेंबर, इन सब को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। और अगर ये बाहर नहीं गए तब क्या स्थितियां बनेंगी? और अगर बाहर चले गए तो कांग्रेस का क्या होगा? कांग्रेस की ऐसे में लुटिया डूबनी तय है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी करें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।